यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। पहली जागीर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसी थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, युवराज आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली शेरों का झुंड इस जगह को चीरता हुआ निकल गया हो। आंगन में जगह जगह टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा था। एक पुराने तालाब में किसी के जूते का बायां हिस्सा तैरता दिखा। अनाज की एक लकीर आंगन से भीतर की ओर जाती थी। जैसे ही आरव ने जमीन को गौर से देखा, उसे अनाज की लकीर के पास एक औरत का अंतःवस्त्र, फूलों की क्यारी में फटी हुई पेंटिंग और पास में जली हुई मछली की खुशबू महसूस हुई। क्या मेरे पिता के क्रोध से इतने भयभीत थे कि खाना छोड़कर भाग खड़े हुए? उसने सोचा। आरव और उसके साथ आए सैनिक सब के सब अजीब सी उलझन में थे। ये सब हो क्या रहा है? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। एक अन्य आंगन में उन्हें राख की मोटी परतें बिखरी हुई दिखीं, साथ ही खून से सने कुछ टहनियां और टेढ़ी मेढ़ी तलवारें भी। उन्होंने हर हवेली छान मारी, लेकिन कोई मूल्यवान चीज नहीं मिली। पर जब वे निकलने ही वाले थे, आरव की नजर पिछवाड़े की ओर एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ी। गुफा के पास पहुंचते ही सब सैनिक सतर्क हो गए और हाथ अपनी तलवारों के म्यान पर चला गया। गुफा का प्रवेश द्वार कुछ कुछ वैसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी राजाओं की गाथा फिल्म का सेट हो। आरव को लग रहा था कि अभी कोई सम्रांग श्वेत जैसे पात्र हवा में उभरकर सामने आ जाएगा। गुफा की दीवारों और छतों में मोलिब्डेन, ट्रोना और फेल्सपार जैसे खनिज लगे हुए थे। इस महाद्वीप के लोग तो बस मोलिब्डेनाइट को ही पहचानते थे, जो तलवारों और कवचों को जंग से बचाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये तलवारों का युग था। हर रोज हजारों तलवारें ढलती थीं। इस खनिज का मिलना किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन आरव की नज़र तो उससे आगे की चीज़ों पर थी। ट्रोना और फेल्सपार, जिन्हें यहाँ लोग सिर्फ सजावटी पत्थर समझते थे, आरव के लिए खजाने थे। ट्रोना का उपयोग कांच बनाने, कागज, डिटर्जेंट, वस्त्र उद्योग तक में किया जाता है, और फेल्सपार, सिरेमिक्स, कांच, पॉलिशिंग, संभावनाओं की कोई सीमा नहीं थी। गुफा इतनी बड़ी थी कि आरव को लगा अगर थोड़ा और अंदर गए तो रास्ता ही भटक जाएंगे, इसलिए वे निकल गए। दूसरी जागीर पहली से करीब 700 मीटर दूर एक और पहाड़ी पर थी। ये जागीर साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। आरव कुछ पल के लिए उसकी भव्यता को देखता रह गया। रसोई में बोरे भर बीज, गेहूं, भारी मात्रा में कवच और तलवारें पड़ी थीं। एक और आंगन में पहले की तरह राख और खून के धब्बे मिले। पिछवाड़े फिर एक और गुफा मिली। इस गुफा में फैली थी लौहयस्क की खान। सभी सैनिक हैरान थे कि ऐसा खजाना यहाँ था और किसी को खबर नहीं। आखिर साम्राज्य को इन खदानों के बारे में कुछ भी कैसे नहीं पता चला? सब यही सोचने लगे। थोड़ी देर जांच पड़ताल कर वे तीसरी जागीर की ओर बढ़े। तीसरी जागीर आकार में सबसे छोटी थी, लेकिन वहां भी बीज, कवच और तलवारें पड़ी थीं। पिछवाड़े एक और गुफा मिली। इस बार गुफा की दीवारों में चमकदार खनिज रंग, लौह ऑक्साइड, लाल गेरू, पीली गेरू, साल्टपीटर और चूना पत्थर दिखाई दिए। इस महाद्वीप में इनसे चित्रकारी के रंग बनाए जाते थे, जो सिर्फ राजघराने या किसी रानी पद के योग्य स्त्रियों के लिए सुरक्षित थे। आम किसान तो जीवन भर अपना चित्र तक नहीं देख पाते। अगर साम्राज्य को पता चल गया कि आरव के पास ये सब है, वे शायद युद्ध छेड़ दें। सभी सैनिक रंगों की उपयोगिता में खोए थे, लेकिन आरव को सिस्टम की आवाज सुनाई दी। ग्रेटर दैन सिस्टम, होस्ट, साल्टपीटर मुख्य घटक है बारूद बनाने के लिए। इससे आप रॉकेट, आतिशबाजी, खाद्य परिरक्षक और उर्वरक भी बना सकते हैं। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, मवेशी आहार, मिट्टी सुधार और कंक्रीट के लिए किया जाता है। उपयोग अनगिनत हैं। आरव की आंखें चमक उठी। हे भगवान, ये वाकई साल्टपीटर है। वह दीवार और छत में फैली सफेद बर्फ जैसी संरचनाओं को देखता रहा। वो मुस्कुरा उठा, मानो खजाने का दरवाजा खुल गया हो। फ्रोजन फिल्म की याद आई। वो कुछ भी करे, इसे लेट इट गो नहीं कर सकता था। हालांकि उसके पास खजाना था, पर वह जानता था ये शुरुआत भर है। इन खनिजों को निकालना और प्रोसेस करना आसान नहीं होगा। ना ही उसके पास रासायनिक संयंत्र है, ना पाइपलाइन, ना ही टैंक।
कॉस्मेटिक बनाने के लिए तो मुझे दर्जनों घटक चाहिए, जैसे कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, स्टार्च, ओरल अल्कोहल। वो माथा पकड़कर सोचने लगा, लेकिन तभी उसे एक विचार आया। मैंने स्लेट पत्थर ढेरों देखे हैं, अब अगर मैं इसे ठीक से इस्तेमाल करूं तो ब्लैकबोर्ड बना सकता हूं। हा हा हा। गुफा से बाहर निकलते ही आरव ने अपने सैनिकों से पूछा, इस सब पर तुम्हारी क्या राय है? गैरी ने कहा, रिपोर्टों में इन खदानों का कोई जिक्र नहीं है, लगता है सिर्फ बारन और सिटी लॉर्ड को ही इसके बारे में पता था। जोश बोला, पर क्या ये संभव है कि उन्होंने गांव वालों से खुदाई करवाई हो? लूजियस ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो राज को छुपाना मुश्किल होता। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी ये खजाना साम्राज्य से छुपाने की। मार्क बोला, अगर उन्होंने किसी और को बताया होता तो उनका मरना तय था। अब वे सम्राट को कभी इस जगह की सच्चाई नहीं बता पाएंगे। एक जवान योद्धा ने पूछा, क्यों? मार्क ने गंभीरता से कहा, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों में कभी ये नहीं बताया कि इस धरती में इतना खजाना है। सम्राट को मूर्ख बनाना सीधे मौत की सजा है। सभी सैनिक सिहर उठे। जोश ने जोड़ा, अगर सम्राट बरुण को पता चल जाता कि उसने इतनी समृद्ध भूमि युवराज आरव को दे दी है तो वो उन्हें तुरंत मरवा देता। अगर उसे असलियत पता होती तो शायद वह ये जमीन कभी नहीं देता, एक और सैनिक ने कहा। सभी चुपचाप सहमति में सिर हिलाने लगे। शायद उन्होंने अपने ही मजदूर लेकर आए, डर के मारे कि उनका रहस्य खुल जाएगा। अगर गांव वाले इस बात को जान जाएं, तो वो शायद संसाधनों के लिए लड़ेंगे ताकि अपने परिवारों को खिला सकें, तुषार ने कहा। हो सकता है ऐसा ही हो। आखिरकार जब से हम निचले क्षेत्र में आए हैं, हमने वहां कोई आदमी घूमता नहीं देखा। लोग सोचते हैं कि वो जमीन बेकार है, इसलिए अब वे यहाँ नहीं आते, और अगर आते भी तो खदानें उनके खेतों से बहुत दूर हैं, लक्षित ने बताया। और ये मत भूलो कि बैतमट का प्रवेश और निकास मध्य क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, गौरव ने भी कहा। सभी इस बात से सहमत हुए। मेरा मानना है कि जब उन्हें अपनी हालत की गंभीरता समझ आई तो उन्होंने सारे मजदूरों को जला दिया, लक्ष्मण ने कहा। यही वजह है उन तीनों हवेलियों में मिली खून की धारियां और राख की। आखिरकार कोई गारंटी नहीं थी कि मजदूर अपना राज हमेशा छुपाए रखेंगे। राज को दबाने का एक ही तरीका था, मजदूरों को हमेशा के लिए चुप करा देना, तुषार ने जोड़ा। वे सब मानने को मजबूर थे कि शहर के सरदार और बारोस ने अपनी योजना बहुत सोच समझकर बनाई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब उन्हें बैतमट को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। वे सच में इस दिन के लिए तैयार नहीं थे। चलिए अब समुद्र तट की तरफ चलते हैं, लक्ष्मण ने कहा। बैतमट का मध्य क्षेत्र कंपास के बीच जैसा था। मध्य क्षेत्र से पूरब की ओर बढ़ो तो ऊपरी क्षेत्र पहुंचोगे और पश्चिम की ओर चलो तो निचला क्षेत्र मिलेगा। इसी तरह मध्य क्षेत्र के उत्तर में बैतमट का प्रवेश निकास है और दक्षिण में समुद्र तट का प्रवेश। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो लक्ष्मण और उनके लोग कई गांव वालों को मछली पकड़ते देखे, जबकि कुछ सिर पर मछली के टोकरे लेकर जा रहे थे। उन्होंने गांव वालों से बात की, मदद की और फिर शहर की दीवारों और जंगलों का निरीक्षण करने चले गए जो बैतमट के प्रवेश के पास थे। शहर के बाहर पहुंचकर लक्ष्मण ने दीवारों को ध्यान से देखा। मानना पड़ा कि ये दीवारें वाकई मजबूत थीं। दीवारें बिल्कुल सही हालत में थीं। जंगल में घुसते ही उन्हें एक तेज चिल्लाने की आवाज और तलवार की आवाज सुनाई दी। तिंग तिंग। एक छोटा लड़का जो 8 साल से बड़ा नहीं दिख रहा था, एक विशाल जंगली सुअर से लड़ रहा था। लड़के की आंखें चमकीली और बाल गहरे लाल रंग के थे। जैसे ही जंगली सुअर उस पर वार करने वाला था, लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मौत को स्वीकार कर रहा हो। वह इंतजार करने लगा और आश्चर्यचकित हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि कुछ सैनिक उसके सामने खड़े थे और जंगली सुअर जमीन पर मृत पड़ा था। धन्यवाद सर, लड़के ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा। लड़के ने जब लक्ष्मण की सच्ची मुस्कुराहट देखी तो उसे पता चल गया कि ये दोस्ताना लोग हैं। मेरा नाम मोहन अली है। सर, आप कौन हैं? मोहन ने जिज्ञासु होकर पूछा। मैं नया राजा और बैतमट का स्वामी लक्ष्मण हूँ। लड़का चौंका और घबराया। मेरे राजा, माफ करना, पहले आपको नमस्ते नहीं किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी चिंता है। मोहन चकित था। उनका उच्चता मेरी चिंता करते हैं, उसने सोचा। मोहन, तुम यहाँ अकेले क्यों थे?
तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कितना खतरनाक है? लक्ष्मण ने पूछा। मैं अपनी बड़ी बहन के साथ अकेला रहता हूँ मेरे राजा। हमारे माता पिता तब मरे जब मैं सिर्फ 4 वर्ष का था। बहन कहती है कि उनकी मौत ठंड की वजह से हुई। बहन हाल ही में बहुत बीमार हो गई है। मुझे पता है कि उसे ठीक होने के लिए बहुत मांस चाहिए, इसलिए मैं शिकार करने आया। लक्ष्मण और उनके लोग ये सुनकर दुखी हो गए। हालांकि उनमें से कुछ लोग राजधानी में बुली हुए थे, पर किसी ने कभी भूख से मरते या ठंड से मरते लोगों को नहीं देखा था। उन्होंने कसम खाई कि वे लोगों की रक्षा के लिए पूरी मेहनत करेंगे। दरअसल लक्ष्मण को इन दोनों पर भी दया आई। पिछली जिंदगी में वे खुद अनाथ थे, इसलिए मोहन की मुसीबत देखकर उन्होंने सोचा कि उन्हें मदद करनी चाहिए। अब से तुम्हारी बहन मेरी दत्तक बहन होगी, तुम मेरे दत्तक भाई, और मैं तुम्हें छोटा मोहन बुलाऊंगा। तुम दोनों तुरंत महल में आ जाओगे, वहीं तुम्हारा नया घर होगा, लक्ष्मण ने कहा। मोहन को यकीन नहीं हुआ। ये राजा था। मोहन 8 साल का था, लेकिन वह जानता था कि लोग कब दयालु होते हैं या मदद करना चाहते हैं। उसने महसूस किया कि लक्ष्मण एक अच्छा इंसान है। लक्ष्मण ने मोहन को लक्षित और अन्य सैनिकों से मिलवाया। सबने मोहन का मजाक उड़ाना शुरू किया, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। छोटा मोहन, चलो मेरी नई बहन के पास चलते हैं। वे जंगली सुअर को उठाकर जंगल से निकल गए। लक्ष्मण, मोहन और उनके लोग एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। लक्ष्मण मोहन, जितेंद्र और लक्षित के साथ अंदर गया। बहन, बहन, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया। मोहन घर में दौड़ा। बाकी लोग बैठक में इंतजार करने लगे। मोहन जब कमरे में पहुंचा तो उसने एक कमजोर लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की को भूसे के बिस्तर पर पड़ा देखा। उसके बाल गहरे लाल रंग के, हल्की भूरी आंखें और नाजुक काया थी। बहन, राजा तुम्हें मिलने आए हैं। गीता लगभग बिस्तर से गिर ही पड़ी जब उसने मोहन की आवाज सुनी। मोहन, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? राजा मुझे क्यों मिलने आए? गीता ने सवाल किया। मोहन ने पूरी कहानी बताई। तो मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए, उसने कहा और उठने की कोशिश की। बहन, उन्होंने कहा है कि जब तुम तैयार हो तो वे आएंगे। गीता ने सिर हिलाया और मोहन बाहर आ गया। कुछ ही देर में मोहन, लक्ष्मण, लक्षित और जितेंद्र कमरे में आए। आपकी उच्चता, उसने सिर झुकाया। छोटी लड़की को देखकर लक्ष्मण को यकीन था कि उसकी उम्र 19 साल होगी। वह सच में एफ्री टेल की एर्जा स्कारलेट टाइटानिया की तरह लग रही थी। कृपया आराम से रहो, तुम मेरी बड़ी बहन हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गीता उनके शब्दों से हक्का बक्का रह गई, लेकिन थोड़ी देर में आराम महसूस करने लगी। मोहन की बात सही थी, वह सच में दयालु था। वह थोड़ा प्यारा भी लग रहा था। बड़ी सफेद आंखों के साथ वह एक प्यारे खरगोश जैसा दिखता था। उसने सोचा, मेरा नाम लक्ष्मण है, ये कमांडर लक्षित हैं और ये कप्तान जितेंद्र। क्या मैं आपकी बड़ी बहन का नाम जान सकता हूँ? जितेंद्र लड़की को देखकर लगभग सांस लेना भूल गया। भले ही वह बीमार थी, लेकिन बेहद सुंदर थी। उसके लाल बाल और नाजुक काया उसे परी जैसी दिखाती थी। जितेंद्र जितना ज्यादा देखता, उतना ज्यादा शर्माता। गीता के लिए भी यही बात थी। वह जितेंद्र से नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह इतनी शर्मिंदा हुई कि उसका हल्का लाल चेहरा गहरा लाल हो गया। बेशक लक्षित और लक्ष्मण ने ये सब देखा और अपने आप हंस पड़े। मेरा नाम गीता अली है। गीता, जब से तुम मेरी परिवार की हो, मैं तुम्हें अकेले यहाँ मोहन के साथ रहने नहीं दूंगा। तुम्हारी और मोहन की सुरक्षा के लिए कृपया महल में हमारे साथ आ जाओ, लक्ष्मण ने कहा। आपकी उच्चता, मुझे छोटा लक्ष्मण कहो, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे लक्ष्मण, मैं आपके साथ चलूंगी। मोहन इतना खुश हुआ कि बिस्तर पर कूदकर अपनी बहन को गले लगा लिया। कप्तान जितेंद्र, बहन गीता की मदद करो यहाँ सामान पैक करने में। कमांडर लक्षित, छोटा मोहन और मैं भोजन कक्ष में पैक करेंगे। जितेंद्र चकित था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लक्षित और लक्ष्मण हंस रहे थे। फिर उसने फिर से गीता को देखा। वह नीचे देख रही थी, पर साफ था कि वह अपनी शर्म को छुपा रही थी। वह बहुत प्यारी लग रही थी। जितेंद्र मुस्कुराया और सोचा, ये शरारती लोग मुझे यहाँ थम्स अप भी दे रहे हैं। हा, सौभाग्य से उसने कुछ नहीं देखा। अगर देख लेती तो बहुत शर्मिंदगी होती। जब वे घर लौटे तब लंदन ने अपनी माँ और लूसी को सारी बात बताई जो हुई थी। उन्होंने मोटो और ग्रेस को अपने परिवार में गर्मजोशी से स्वीकार किया। छोटे मोटो और ग्रेस के लिए कमरे पास पास रखे गए थे। वे लूसी और किम के कमरों के भी करीब थे।
लंदन ने मोटो को नाइट पेज के रूप में ट्रेनिंग देने का काम जोश को सौंप दिया। मोटो अब 8 साल का हो चुका था, इसलिए ये ट्रेनिंग शुरू करने का सही समय था। हालांकि महाद्वीप में 7 साल की उम्र उपयुक्त मानी जाती थी। लंदन अपने बिस्तर पर बैठा और नींद आने की कोशिश करने लगा। कल उसका दिन व्यस्त था। सुबह उसे पुरुषों के साथ ट्रेनिंग करनी थी, फिर खेतों की तरफ जाना था ताकि सूखे हुए जमीन की समस्या का हल निकाला जा सके। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसकी आंखें थकान से भारी हो गईं और उसका मन धीरे धीरे नींद की ओर बहने लगा। अगले दिन लंदन आंगन के बीचों बीच 300 से अधिक पुरुषों के सामने खड़ा था। वह प्रभावित था। अगर वह धरती पर होता तो अभी लगभग सुबह 5 बजे होते और फिर भी सभी पुरुष जाग चुके थे और तैयार थे। कोई भी देर से नहीं आया था, यहाँ तक कि मोटो भी जल्दी पहुंच गया था। वह जानता था कि अपनी योजना सफल बनाने के लिए उसे उन्हें कड़क अनुशासन में रखना होगा। उसने ठंडी निगाहों से उन पर देखा, जैसे कोई पुराना युद्ध के अनुभवी योद्धा। 10 के समूह में सीधे लाइन में लग जाओ। उसने जोर से गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6। वे सभी 52 सेकंड के अंदर अपनी टीमें बना चुके थे और उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। बहुत धीमे, लाइनें मेरी 5 तक गिनती पूरी होनी चाहिए। आज से जो कोई भी लाइन में जल्दी नहीं लगेगा, उसे ट्रेनिंग शुरू होने से पहले आंगन के चारों ओर 10 चक्कर लगाने होंगे, समझे? जी हाँ, राजा लंदन। ट्रेनिंग के दौरान मैं आपका कमांडर बनूंगा, आपका राजा नहीं। जब भी मुझसे बात करना हो तो कहेंगे, सर। जी सर। बोलो, लंदन ने चिल्लाते हुए कहा। सर। जी सर, उन्होंने एक साथ उत्तर दिया। ट्रेनिंग के दौरान 4 सैन्य नियमों का पालन करना होगा। ये नियम केवल ट्रेनिंग में लागू होंगे। पहला, मैं यहाँ कानून हूँ। दूसरा, मेरे आदेश मानो। तीसरा, बिना शर्त मेरे आदेश मानो। चौथा, जब मैं मौजूद न हूँ तो कमांडर ल्यूसियस के आदेश मानो। पुरुष उसके इस कठोर रवैये से हक्का बक्का रह गए, मानो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई हो। समझे क्या? सर। जी सर। उसने उनके साथ 10 मिनट तक वार्म अप एक्सरसाइज की और फिर रुका। उन्होंने उनकी सांसों के थमने का इंतजार किया। 1 मिनट बाद उसने चिल्लाया, अपने असाइन किए गए नाइट कप्तानों के पीछे लाइन में लग जाओ। वे तुरंत उठे और तेजी से कप्तानों की तलाश करने लगे। कोई भी सजा नहीं चाहता था। सभी जोश, मार्क और गैरी के पीछे लाइन में लग गए। मोटो जोश के पीछे खड़ा हुआ क्योंकि उसे जोश से ट्रेनिंग मिलने वाली थी। असल में ल्यूसियस भी प्रभावित था। वह हमेशा युवा नाइट्स को अनुशासित करने में संघर्ष करता था। यह उसके लिए एक खुला अनुभव था। इन एक्सरसाइज के बाद आप सभी को एहसास हो गया होगा कि आप शारीरिक रूप से कितने कमजोर हो। आपकी सहनशक्ति और ताकत दोनों कम हैं। ये सुनकर वे सब मान गए कि उनका राजा एक डेमन ट्रेनर है। वह खुद ट्रेनिंग में शामिल हुआ था, लेकिन फिर भी वह वहां खड़ा था जैसे यह कोई साधारण सैर हो। उन्हें मानना पड़ा, उनका राजा वाकई मजबूत था। असल में जब सिस्टम ने उसे ठीक किया था, तब सिस्टम स्टॉट पैक लेने से उसे अतिरिक्त ताकत भी मिली थी। उनकी थकी हुई चेहरे की ओर बिना कोई भावना दिखाए उसने कहा, कप्तान जोश, मार्क और गैरी, आगे आओ। वे आगे आए और लंदन की ओर देखा। आप तीनों अपनी टीमों को मजबूत बनाने का नेतृत्व करोगे। आप सभी को मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कोई सैनिक पीछे न रह जाए। अगर आपकी टीम में कोई फेल हुआ तो इसका मतलब है कि आप भी फेल हुए, समझे? सर। जी सर, तीनों ने जवाब दिया। वे पीछे हट गए और अपनी अपनी टीमों के सामने खड़े हो गए। सुनो, सभी चौड़े पैर फैलाकर स्क्वाट में बैठ जाओ, हाथ पीठ के पीछे जोड़ लो। हालांकि वे थोड़ा कंफ्यूज थे, वे जल्दी से ऐसा कर गए। यहाँ तक कि ल्यूसियस, जो किनारे पर खड़ा था, उसने भी इस नए व्यायाम में भाग लेने का फैसला किया। इस स्क्वाटिंग पोजीशन को पकड़कर कूदते हुए आगे बढ़ो। आपको आंगन के चारों ओर 10 बार ऐसा करना है। छोटे मोटो को केवल 4 चक्कर लगाना है। ये सुनकर सैनिकों ने सोचा कि यह व्यायाम आसान होगा। यहाँ तक कि मोटो और ल्यूसियस भी इस तरह के व्यायाम के प्रभाव पर शक कर रहे थे। लंदन को उनकी सोच का पता था। वह भी धरती पर पहली बार इस एक्सरसाइज को देखकर यही सोच रहा था। लंदन लाइन के सबसे पीछे ल्यूसियस के पास गया और खुद भी स्क्वाट कर बैठा। फिर उसने ठंडी आवाज में चिल्लाया, शुरू करो। जब उन्होंने शुरू किया तो सभी उत्साहित थे। वे सोच रहे थे कि जल्दी खत्म करेंगे और आराम करेंगे। कुछ देर बाद उनकी सांसें भारी हो गईं और गले सूख गए।
पहले वे अपनी ताकत पर गर्व करते थे, लेकिन अब वे अपनी कमजोर काया को देखकर हताश थे। यहाँ तक कि ल्यूसियस को भी दर्द महसूस होने लगा, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। गैरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। उसके भारी हाथ और थके हुए पैर कांपने लगे। मोटो को अपने पैरों और जांघों में जलन महसूस हुई। क्या इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूं? वह सोच रहा था। पीछे से थके हुए लोगों को देखकर लंदन बोला, अगर तुम इतनी जल्दी हार मानते हो तो क्या तुम सच्चे सैनिक हो? क्या तुम असली आदमी हो? उठो, यह आदेश है, मेरा कमांड कानून है। उसकी आवाज सुनकर उनके मन में एक ही सोच आई, डेमन ट्रेनर। ट्रेनिंग के दौरान उनकी जांघें सुन्न हो गईं। जब भी वे हार मानने लगते तो पीछे से वह शैतानी आवाज सुनाई देती, जो हार मानेंगे वे मेरी क्रोध का सामना करेंगे। अगर तुम देखना चाहते हो, हे, मुझे आजमाओ। जब वे छोटे मोटो को देखते तो वे सचमुच उसकी इस ताकत पर जलते। ट्रे को ऐसा लग रहा था कि उसके पैर टूट जाएंगे। जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लंदन के बारे में सोचता तो वह आश्चर्य करता कि उसने ये डेमन ट्रेनिंग कहाँ से सीखी। ट्रे सोचता था कि लंदन ने ये ट्रेनिंग उसी समय बना दी। असल में किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि लंदन अलग है। वह बचपन से ही अजीब था, हमेशा शांत रहता, थोड़ा अंतर्मुखी। जब लोग उसे तंग करते या अपमानित करते तो वह बस देखता रहता। उसे कभी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके साथ कैसे पेश आते हैं। वह कभी नहीं रोया या चिंता का इजहार नहीं किया, इसलिए सब सोचते थे कि वो अभी भी वैसा ही है। जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ा, सभी ने जी जान लगा दी, क्योंकि कोई भी उस शैतान की सजा को नहीं भुगतना चाहता था। जैसे ही वे समाप्त हुए, वे सब जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे कोई मक्खियां गिरती हों। हर कोई थककर चूर था, उनकी जांघों में दर्द था और हाथ भारी लग रहे थे। कुछ जमीन पर लेटे हुए थे, कुछ घुटनों पर बैठकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने तो एक पल के लिए सोने की भी कोशिश की, और जो जाग रहे थे वे उस मुख्य गुनहगार की ओर देखने लगे जिसकी वजह से वे इस हालत में थे। वास्तव में उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इंसान है। उसने भी उनके साथ ही ये सभी कसरतें की थीं, और फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं आया था। जब सबकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं और शरीर में थोड़ा आराम आया, आरव बोला, लाइन में लगो। जैसे ही उन्होंने उस शैतान की पुकार सुनी, सब अपनी जान बचाने के लिए उछल पड़े और अपने अपने कप्तानों के पीछे लाइन में लग गए। जो सो रहे थे वे भी निंजा की तरह जाग गए और कप्तानों को ढूंढने लगे। असल में आरव को पूरा यकीन था कि आज के बाद अधिकतर लोग अपने कप्तानों से ऐसे चिपकेंगे जैसे गोंद से चिपके हों। ये सोचकर वो चुपचाप मुस्कुराया। फिर अगली 45 मिनटों तक आरव ने उन्हें और ट्रेनिंग करवाई। सिट अप्स, डक वॉक, पैर फैलाना, फ्रंट किक्स, नॉर्मल किक्स, साइड किक्स, बैक किक्स और राउंड हाउस किक्स, ये सब उनके लिए नई चीजें थीं। अंत में जब वो थोड़ा आराम देने लगा, तभी एक दासी धीरे से उसके पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में बोली, आप सभी मेरे पीछे पंक्तिबद्ध होकर चलिए। नाश्ता हर रोज इसी समय पर दिया जाएगा। अगर आप किसी ड्यूटी या बीमारी के कारण अनुपस्थित रहे तो चिंता न करें, स्टाफ आपकी थाली वहीं पहुंचा देगा जहां आप वसुंधरा में होंगे। अब चलिए मेरे पीछे। जैसे ही वे भोजन कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा वहां 12 दासियां, आरव की मां श्रेया, गरिमा और 12 बड़े बर्तन लगे हुए थे। बर्तनों के पास प्लेटें और चम्मचें रखी थीं। भोजन कक्ष हूबहू हैरी पॉटर के डाइनिंग हॉल जैसा दिख रहा था, शायद उससे भी बड़ा। तुम्हारे पास 1 घंटा है। जैसे ही उन्होंने उस राक्षस राजा की आवाज सुनी, सब लाइन में एक एक करके दौड़ते हुए खाने की ओर भागे। 12 बर्तनों और 12 दासियों की मदद से 20 मिनट के अंदर सबकी प्लेटें भर गईं। पानी भी पहुंचाया गया। जो लोग जल्दी खा चुके थे वे दोबारा लाइन में लग सकते थे, बशर्ते वो आरव द्वारा तय समय सीमा के भीतर हो। आरव मीरा को साथ लेकर लक्ष्मण, श्रेया, गरिमा और अपनी मां के साथ नाश्ते के लिए बैठ गया। थकी हारी पर प्यारी मीरा को देखकर श्रेया, कुसुम और गरिमा ने उसके गालों को हल्के से चुटकी ली। मेरे नन्हे मीरा, क्या ये सब तुम्हारे लिए ज्यादा थकाव है? तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बुआ तुम्हारा ध्यान रखेगी, कुसुम ने मुस्कराते हुए कहा। हाँ, जब दीदी मजबूत हो जाएगी तो तुम्हें खिलाएगी और ख्याल रखेगी, गरिमा ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम बस दीदी को बता देना अगर कभी रुकना चाहो, ठीक है, श्रेया ने जोड़ा। बुआ, दीदी श्रेया, मैं ठीक हूँ। आरव भैया ने मेरा ध्यान रखा, मैं भी मजबूत बनना चाहता हूँ, मीरा ने उत्तर दिया। मेरा प्यारा मीरा, कितना प्यारा है,
कुसुम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा छोटा शेर कितना प्यारा है। गरिमा ने उसके जबड़े को हल्के से दबाया। नन्हे मीरा तुम बहुत प्यारे हो। श्रेया ने उसके गालों को फिर चुटकी ली। मीरा ने पीछे मुड़कर लक्ष्मण और आरव को देखा जो अपनी हंसी दबा रहे थे। उसे बुरा लग रहा था। कोई लड़का नहीं चाहता कि वह औरतों की आड़ में छिपा रहे। लोग क्या कहेंगे। उसने अपनी बाहों की ओर देखा और सोचा, प्यारा, मासूम। नहीं नहीं नहीं, आरव भैया सही कह रहे थे, मैं अभी बहुत कमजोर हूं। जैसे ही समय पूरा हुआ, आरव ने फिर पुकारा, लाइन में लगो और निकलो। लोगों के दिमाग में लाइन में लगो शब्द अब किसी बुरे सपने जैसे बन गए थे। वे अब पक्के थे कि कभी भी सपनों में आरव उन्हें लाइन में लगो कहते हुए दौड़ाता मिलेगा। जब वे सब प्रांगण में लौटे, आरव ने कहना शुरू किया, 2 हफ्तों बाद सभी टीमें आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। हर टीम का सबसे मजबूत सदस्य अपने कप्तान का सहायक बनेगा और जो भी खुद को साबित करेगा उसे उसी समय पदोन्नत किया जाएगा। सभी चौंक गए और उत्साहित भी हो उठे। हर किसी को रोज कम से कम 1 घंटे तलवारबाजी का अभ्यास करना अनिवार्य है। यह अभ्यास दिन में 3 बार होगा, नाश्ते के बाद, दोपहर के भोजन के बाद और रात के खाने से पहले। फिर वह गंभीर होकर बोला, आज के लिए हम अभी तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे और उसके तुरंत बाद कमांडर लक्ष्मण आप सभी को जिम्मेदारियां सौंपेंगे। कुछ को दरवाजों की रक्षा करनी होगी, जासूसों की जांच करनी होगी, तो कुछ को शहर के भीतर काम सौंपा जाएगा। सभी बड़े ध्यान से सुनने लगे। आरव ने जमीन से अपनी तलवार उठाई और मुस्कुराया, जिससे सभी भ्रमित हो उठे। अब से मैं तुम्हारा कमांडर नहीं हूँ, कमांडर लक्ष्मण है। इस समय उन्हीं का आदेश ही कानून है। मैं तो बस एक प्रशिक्षु योद्धा हूँ। सभी ने लगभग खून थूक दिया। तुम हमें मासूम चेहरा दिखाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो। एक पल राक्षस और अगले पल फरिश्ता। हे भगवान, कम से कम अब हमें हर समय सतर्क रहने की जरूरत नहीं। उन्होंने चैन की सांस ली। कुछ तो जमीन पर बैठने की कोशिश करने लगे। तभी लक्ष्मण ने उन्हें देखा और बोला, और किसने कहा कि तुम बैठ सकते हो। जो लाइन से बाहर निकले वे आगे आएं और 100 पुशअप्स करें। कप्तान मयंक, पृष्ठ मीरा की ट्रेनिंग शुरू करो। बाकी सब तलवार निकालो। अब अभ्यास शुरू करो। हाँ सर, सभी ने एक साथ चिल्लाकर जवाब दिया, जिसमें आरव भी शामिल था। वे सब बस इतना ही सोच पा रहे थे, कड़ाही से निकलकर आग में कूद गए। एक शैतान राजा से दूसरे शैतान कमांडर के पास। उसी समय लक्ष्मण उनके सकारात्मक रवैये से खुश था। अब लोग ज्यादा ध्यान से सुनते और ईमानदारी से काम करते थे। मुझे ये सब अच्छा लगने लगा है, उसने सोचा। प्रशिक्षण समाप्त होते होते सुबह के 9 बज चुके थे। सभी सैनिक अपनी अपनी तय की गई पोस्टों पर रवाना हो गए। आरव राठौड़ ने मीरा, श्रेया और मयंक को साथ लिया और नीचे के इलाकों में स्थित खेतों की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसकी नज़र खेतों पर पड़ी, वो अनुमान लगा सकता था कि वहां कम से कम 300 खेत थे। पूरा क्षेत्र कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे धरती पर कोई विशाल औद्योगिक कृषि भूमि हो। खेतों में 3 किसान काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आरव को अपनी ओर आते देखा, वे भागते हुए आधे रास्ते तक उससे मिलने चले आए। जय हो महाराज, उनके स्वर में एक हल्का भय था। आप सभी को नमस्कार। मैं जानना चाहता था कि यहाँ की जमीन कैसी है। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, क्षमा करें, लेकिन क्या हम जान सकते हैं आप कौन हैं? एक बुजुर्ग किसान ने पूछा। आरव समझ गया कि यह व्यक्ति उनके समूह का मुखिया था। बाकी सब उससे छिपते से उसके पीछे खड़े थे। मैं बाएमाट का नया शासक आरव राठौड़ हूँ। यह मेरे निजी योद्धा मयंक हैं। यह मेरी मित्र श्रेया और मुझे लगता है आप सभी इस नन्ही मीरा को तो पहचानते ही होंगे। आप सब निश्चिंत रहें, मैं बस आपकी सहायता करना चाहता हूँ। किसानों ने उसे आश्चर्य से देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी राजा को खेती की सहायता करने की इच्छा जताते सुना था। क्या मैं आप सबके नाम जान सकता हूँ? आरव ने पूछा। महाराज, मेरा नाम पाट है, ये लियोर हैं और ये वाल्डो। हम तीनों ही बाएमाट के किसान हैं, पाट ने विनम्रता से कहा। पाट 42 वर्षीय बलिष्ठ पुरुष था, जिसके घने काले बाल और हल्की हरी आंखें थीं। लियोर की उम्र 37 वर्ष थी। वह सुनहरे बालों और हल्की भूरी आंखों वाला था। वहीं 36 वर्षीय वाल्डो के घने काले बाल और गहरी भूरी आंखें थीं। महाराज, हम पिछले 20 वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं। यह जमीन बहुत बंजर है।
हमारी फसलें सामान्य से भी कम बढ़ती हैं और पैदावार भी बेहद कम होती है, पाट ने बताया। आरव ने अपने मन में जानकारी खोजी। उसे समस्या का समाधान जानने के लिए मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण करना था। चिंता मत करो, कल सुबह इसी समय यहीं मुझसे मिलो, मैं तब तक हल निकाल लूंगा, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। जो आ गया महाराज। हालांकि उन्होंने हामी भर दी, लेकिन भीतर से वे संदेह में थे। आखिरकार उन्होंने जीवन भर खेती की थी और यह नव राजा तो अभी तक ऐशो आराम में जी रहा था। उनके पूर्वजों ने भी इसी भूमि पर खेती की थी और अब वे भी यही कर रहे थे। जब से उन्हें याद है, यह जमीन हमेशा से बंजर ही रही है। फिर भी वे खेती छोड़ नहीं सके क्योंकि उन्हें अपने काम से लगाव था। जब वे किसी बीज को अंकुरित होते देखते तो उन्हें असीम संतोष होता था। भले ही उपज कम थी, पर उनके दिल में संतोष था। इसलिए जब महाराज ने समाधान की बात कही तो वे चौंक गए। संदेह स्वाभाविक था। फिलहाल वे निर्णय ले चुके थे, देखते हैं आगे क्या होता है। आरव कुछ दूरी पर चला गया, जमीन पर पानी डाला और प्रतीक्षा करने लगा। उसने देखा कि पानी तेजी से जमीन में समा गया। यह अच्छा संकेत था। उसने थोड़ी मिट्टी मुट्ठी में ली और दबाकर देखा। मिट्टी चिकनी थी और कुछ देर के लिए अपने आकार में बनी रही। अब तक तो सब ठीक है, उसने सोचा। इसके बाद उसने जमीन की ऊपरी सतह से 3 मुट्ठी मिट्टी ली और वापस महल चला गया। महल में पहुंचकर उसने एक सफेद जैड के कटोरे को पानी से भरा और उसमें मिट्टी मिला दी। उसने उसे अच्छे से चलाया ताकि सारे गुच्छे घुल जाएं। फिर उसने उस कटोरे को खिड़की के पास रख दिया ताकि रात भर वह जांच के लिए तैयार हो जाए। असल में उसे एक पारदर्शी कांच की बोतल चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस युग में कांच अभी बना ही नहीं था। उसने तय कर लिया कि भविष्य में वह किसानों और ग्रामीणों को खेती का सारा ज्ञान सिखाएगा। ज्ञान ही शक्ति है, उसने सोचा। जितने लोग सही तरीके से खेती सीखेंगे, बायोमार्ट की उपज उतनी ही बेहतर होगी। प्रणाली, क्या मुझे मेरे प्रारंभिक पैकेज की खेती वाली पुस्तक की एक प्रति मिल सकती है? उसने पूछा। उत्तर दे रही हूँ, नहीं। यदि स्वामी को प्रति चाहिए तो स्वयं लिखनी होगी, प्रणाली ने सपाट स्वर में जवाब दिया। तुम तो एक महान और सर्वशक्तिशाली तकनीकी प्रणाली हो ना, आरव ने झल्लाकर कहा। ये ठीक इसी कारण है कि अनुरोध अस्वीकृत किया गया। प्रणाली कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं है। आरव चुप हो गया। कितनी बेहया प्रणाली है, उसने सोचा। तो फिर तुम मेरी मदद कैसे करोगी? उसने पूछा। स्वामी प्रणाली की समय कैप्सूल सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। एक कैप्सूल खाने के बाद स्वामी प्रणाली के आंतरिक स्थान में प्रवेश करेंगे। बाहरी दुनिया का 1 घंटा प्रणाली में 5 दिनों के बराबर होगा। आरव उत्साहित हो गया। इसका मतलब था कि वह कुछ ही घंटों में पूरी किताब लिख सकता था। प्रणाली, मुझे समय कैप्सूल का उपयोग करना है, उसने उछलते हुए कहा। स्वामी के पास अनुभव, तकनीक या बोनस अंक नहीं है। आरव हंसे या रोए, वह खुद नहीं समझ पाया। तो फिर बताया ही क्यों? उसने लगभग प्रणाली को गालियां देने की इच्छा से पूछा। प्रणाली को लगा कि यह सही समय है जानकारी देने का। आरव ने अपना माथा पकड़ा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। एक कैप्सूल में कितना समय होता है और मुझे कितने अंक चाहिए? प्रत्युत्तर, 1 कैप्सूल इक्वल्स बाहरी दुनिया का 1 घंटा खरीद के लिए चाहिए। 10 तकनीकी अंक या 5 अनुभव अंक या 2 बोनस अंक। लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करूं? प्रणाली का सुझाव है कि स्वामी कुछ नया आविष्कार करें जिससे बोनस अंक मिल सकें। आरव की आंखों में चमक आ गई। यही है, मैं ब्लैकबोर्ड बनाऊंगा। अगले दिन प्रशिक्षण के बाद आरव खिड़की के पास पहुंचा और उस जैड कटोरे की ओर देखा। उसने एक चम्मच ली और धीरे से मिट्टी को देखा। कटोरे में 3 परतें थीं। नीचे रेत, बीच में सिल्ट और ऊपर की परत में चिकनी मिट्टी। ये लोमी मिट्टी थी, खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। ये रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण होती है। यदि समस्या मिट्टी की नहीं है तो बस एक ही कारण बचता है, पोषक तत्वों और जैविक सामग्री की कमी। जैसे ही आरव राठौड़ ने उस कटोरे में देखा, उसने महसूस किया कि पानी साफ था और ऊपर तैरते हुए जैविक अवशेष बहुत कम थे। यह अच्छा संकेत नहीं था। आमतौर पर उपजाऊ मिट्टी का पानी धुंधला होता है और उसमें बहुत सारे जैविक अवशेष तैरते रहते हैं। समाधान सरल था, मिट्टी को खाद की जरूरत थी। दरअसल ये समस्या तो दशकों पहले ही हल हो जाती अगर इस महाद्वीप के लोग जानते कि खाद क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी भी जीवित है।
मिट्टी में ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं जितने की जमीन के ऊपर। ये जीव जंतु मिट्टी के खनिज और जैविक पदार्थों को पौधों के लिए जरूरी विटामिन और हार्मोन में बदलते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ के लोग मिट्टी को भूखा रख रहे थे। स्वाभाविक है कि ये जीव या तो मर गए या चले गए। बात इतनी सीधी थी, मिट्टी को भी खाना चाहिए। असल में केवल बहीमठ, बेमा ही ऐसा इलाका नहीं था जहाँ जमीन बंजर हो गई हो। कई छोटे शहरों में भी यही समस्या थी। बहीमठ की प्रसिद्धि इसलिए थी क्योंकि यह साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। पिछले 40 वर्षों से यहाँ की जमीन बंजर थी। मिली रिपोर्ट्स में बताया गया कि अचानक ही जमीन बंजर हो गई। कुछ लोगों ने इसे अभिशप्त जमीन तक कह दिया, लेकिन आरव को ये सब बातें यकीन नहीं थीं। यह निश्चित रूप से एक दिन में नहीं हुआ था। लोगों ने यहाँ से उम्मीदें छोड़ दी थीं क्योंकि इसे साम्राज्य के लिए बेकार समझा जाने लगा था। जैसा कि कहावत है, जितना बड़ा होता है गिरना भी उतना ही दर्दनाक होता है। बहीमठ का आकार धरती पर जापान के टोक्यो जितना था। सोचिए, अगर पूरा टोक्यो बंजर भूमि बन जाए और खाने को कुछ न बचे तो ये खबरों की सुर्खियां बन जाती। आरव ने फसल चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन लागू करने की योजना बनाई। इससे जमीन की उर्वरता, पोषण और फसल की पैदावार बढ़ती। फसल चक्रीकरण से जंगली घास और मिट्टी का प्रदूषण भी कम होगा। ये मिट्टी की संरचना बनाए रखने का एक अच्छा तरीका था। समाधान सोचकर आरव ने कई थैले और बाल्टियां उठाईं और फिर मीरा, श्रेया, कुसुम और 3 अन्य योद्धाओं के साथ चल पड़ा। नीचे के इलाके की तरफ जाते हुए वे अस्तबलों पर रुके और जानवरों के मल मूत्र इकट्ठा किए। फिर कुओं से पानी लाया। साथ ही वे कई काई, घास और सूखे पेड़ की छाल के टुकड़े भी लेकर आए। साथ ही पकड़े गए फल, सब्जियां और उनकी छिलके भी इकट्ठा किए। बहीमठ के निचले इलाके में सभी चीजों को मिलाकर मिट्टी पर डालो, आरव ने कहा। सभी उसे पागल नजर से देखने लगे। क्या ऐसा करने से मिट्टी खराब नहीं हो जाएगी, वे सोच रहे थे। फिर भी वे सबने वैसा ही किया। फसल की जगहों पर पानी डालो, ध्यान रहे ज्यादा पानी न डालो वरना मिट्टी सख्त हो जाएगी। वे तेजी से काम करने लगे। अब इंतजार करो, अगले कुछ दिनों तक आप सभी वही प्रक्रिया दोहराओ। जब परिणाम दिखे तो मुझे बताना, आरव ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। वे भी इस प्रयोग के परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। जब सब कुछ पूरा हुआ, आरव ने सोचा कि उसे एक बढ़ई ढूंढना चाहिए ताकि काले बोर्ड बनाए जा सकें। चूंकि फसल की उन्नति में समय लगेगा, उसने बीच में एक स्कूल खोलने का फैसला किया। फिलहाल वह गांव के बच्चों और लोगों को साम्राज्य की भाषा पाइरॉन पढ़ाने और गणित सिखाने का इरादा रखता था। उसने पहले ही तय किया था कि श्रेया पाइरॉन पढ़ाएगी जबकि कुसुम और वह गणित पढ़ाएंगे। हालांकि दोनों महिलाएं बेसिक जोड़ घटाव जानती थीं, गुणा भाग मुश्किल था। इसलिए उसने गणित को 2 भागों में बांटा, गणित 1 जोड़ और घटाव और गणित 2 गुणा और भाग। कुसुम गणित 1 पढ़ाएगी और वह खुद गणित 2। दोनों कक्षाएं संख्या की मूल समझ से शुरू होंगी। पहले बच्चों को गिनती आनी चाहिए, फिर जोड़ घटाव या गुणा भाग। रात में वह दोनों महिलाओं को गणित सिखाने का भी योजना बना रहा था ताकि जल्द ही कोई उनमें से गणित 2 की जिम्मेदारी संभाल सके। केंद्रीय इलाके में कुछ शिक्षित लोग भी रहते थे। रिपोर्ट से पता चला कि कुछ अल्केमिस्ट, वेल्डर आदि पढ़े लिखे थे। ऐसे लोगों को ढूंढकर दूसरों को पढ़ाने में लगाना अच्छा होगा, क्योंकि हर चीज खुद पढ़ाना संभव नहीं था। उसने वही शिक्षण प्रणाली अपनाने का मन बनाया जो धरती पर प्रचलित है। कोई भी उम्र का हो, जो भी पढ़ा लिखा ना हो, उसे किंडरगार्टन से शुरू करना होगा। जैसे कहावत है, स्कूल जाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। आरव को याद आया कि विश्वविद्यालय में उसके साथ एक 50 साल का व्यक्ति भी पढ़ता था। वह उसके साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। हर कोई इतनी उम्र में स्कूल नहीं जा पाता। अधिकतर लोग शर्मिंदा या अहंकारी होते हैं। बहीमठ की स्थिति नाजुक थी। सभी लोग शिकार, मछली पकड़ने, खाना बनाने, खेती बाड़ी में लगे थे। इसलिए उन्होंने गांव वालों की दिनचर्या बाधित न करने के लिए सुबह और शाम 2 सत्र बनाए। सभी अनपढ़ गांव वालों को कम से कम एक सत्र में उपस्थित होना अनिवार्य था। 18 साल से कम उम्र के बच्चे सुबह के सत्र में पढ़ेंगे। 18 से ऊपर के लोग किसी भी सत्र में आ सकते थे। सुबह के सत्र में 6 कक्षा होती, जिनमें 3 एक साथ चलती। आरव ने बच्चों को 3 समूहों में बांटा, 7 साल से नीचे, 7 से 13 साल तक और 13 से ऊपर। श्रेया 7 साल से नीचे के बच्चों को पाइरॉन पढ़ाएगी,
कुसुम 13 साल से नीचे के बच्चों को गणित 1 पढ़ाएगी और आरव 13 साल से ऊपर के बच्चों को गणित 2 पढ़ाएगा। इन कक्षाओं के बाद अगले समूह को पढ़ाया जाएगा। आरव यही सोचते हुए बढ़ई की तलाश के लिए केंद्रीय इलाके की ओर बढ़ा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।